हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 6 का विषय हमारा पर्यावरण का वार्षिक परीक्षा 2024 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, हमारे शरीर का 70% भाग बना है। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है हड्डी से, दूसरा ऑप्शन है वायु से, तीसरा ऑप्शन है जल से और चौथा ऑप्शन है रक्त से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, जल से। तो हमारे शरीर का लगभग 70% भाग किसके बना है? जल से बना होता है। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा विकल्प सही है? पहला यहाँ पे विकल्प दे रखा है, हरा कूड़ेदान पे हम क्या डालते हैं? गीला कचरा। दूसरे ऑप्शन में दूसरा आपका यहाँ पे विकल्प दे रखा है, हरे कूड़ेदान में सूखा कचरा। तीसरा विकल्प दे रखा है, पीले कूड़ेदान पे गीला कचरा। और चौथा विकल्प दे रखा है, पीले कूड़ेदान में सूखा कचरा। तो ध्यान में रखेंगे, हरे कूड़ेदान में हम लोग गीला कचरा डालते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा डाला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, समुद्र का जल होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है तीखा, दूसरा ऑप्शन है मीठा, तीसरा ऑप्शन है खट्टा और चौथा ऑप्शन है खारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, खारा। यानी समुद्र का जल कैसा होता है? खारा या नमकीन। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 मार्च को, दूसरा ऑप्शन 22 जून, तीसरा ऑप्शन 22 मई, चौथा ऑप्शन 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 22 मार्च। 22 की 3 डेट आपको रखनी याद करनी है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में जल दिवस, अप्रैल में पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि इसको बोलते हैं जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑक्सीजन गैस, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 78%। उसके बाद आपकी सेकंड नंबर पर पाई जाने वाली वो होती है ऑक्सीजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 21%। फिर आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें 0.03%। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, सिनकोना से किस बीमारी की दवा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है त्वचा रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा है, मलेरिया। सिनकोना के वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त होती है। और मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजोआ संबंधित रोग होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है असम में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में, चौथा ऑप्शन दे रखा है गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गुजरात में। ध्यान रखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में है और यहीं पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे, जो जंगली गधे होते हैं, जंगली, वो भी इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, इसी उद्यान में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है पवन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उसको कहते हैं जिसको हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसको पुनः हम उपयोग कर सकते हैं, तो उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। जो अननवीकरणीय कौन से होते हैं? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसको हम एक बार यूज़ करते हैं तो उसको हम पुनः यूज़ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए पेट्रोल है, एक बार पेट्रोल को हमने अपनी गाड़ी में डाल के जला दिया तो पेट्रोल दोबारा उस
सेम पेट्रोल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कोयला अगर जल के राख हो गया तो राख से हम फिर से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे प्राकृतिक गैस होता है, इसमें हम LPG आता है, ठीक है, LPG है, CNG है, ये सब क्या होती हैं, एक बार जलने के बाद ये भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपका जो पवन होता है यानी कि हवा जो होती है, ये हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। पवन चक्की के माध्यम से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवी कड़ी में पूछा गया था तो आपका पवन इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है जड़ी बूटी और चौथा है चीनी। तो ध्यान में रखेंगे समुद्र से हमें आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर लास्ट है बहुविकल्पी का प्रश्न नंबर 10वां, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। पहला ऑप्शन दे रखा है निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जल प्रवाह होना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वायु प्रवाह होना और चौथा ऑप्शन दे रखा है पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना। ध्यान में रखेंगे जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं इस प्रकार से, तो आपके पहला आता है उत्पादक, सेकंड आता है उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, उसी प्रकार से तृतीय होते हैं, लास्ट में क्या होते हैं अपघटनकर्ता होते हैं। तो एक टॉपिक स्तर से अगर हम दूसरे टॉपिक में स्तर में जाते हैं तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कहीं न कहीं इसमें से ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है। वो भी कैसे होता है? एक दिशा में होता है, इसको बोलते हैं एक दिशीय, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पे ऊर्जा किसके पास रहती है? उत्पाद के पास रहती है, फिर उससे कम इस प्रकार से कम होती चली जाती है। अगर हमको 100% ऊर्जा मिल रही है तो अगले स्टेज में सिर्फ हमको 10% ऊर्जा मिलती है और 90% लॉस हो जाती है। इसी को बोलते हैं 10% लिंडेमान का नियम। लिंडेमान वैज्ञानिक थे, इन्होंने 10% लिंडेमान का नियम दिया था, यानी कि 90% ऊर्जा जो होती है ह्रास हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों की अति लघु उत्तरी उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उस प्रश्नों के सिर्फ एक शब्दों में उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हमारे इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक जैविक होते हैं और दूसरा होता है अजैविक। यानी कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जैविक के द्वारा उसको अपघटित कर सकते हैं, कुछ जो होते हैं अजैविक के द्वारा हम अपघटित कर सकते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो आपका ग्राउंड में यानी कि पृथ्वी के नीचे जो जल रहता है उसको हम कहते हैं भूमिगत जल। और इसका लेवल हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वर्षा के जल को एकत्रित करके तालाबों में, गड्ढों में, पोखरों में इसके स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए हम समुद्र के जल को पी नहीं सकते हैं। ज्वालामुखी में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार से इसमें गैसें निकलती हैं, तो लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गिद्ध एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। आजकल आपको गिद्ध बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते हैं, कभी कभी काग दिखाई देते हैं, इसलिए विलुप्त प्रजाति है, पूरी तरीके से विलुप्त नहीं है, विलुप्ति के कगार पे है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का जल वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं जलमंडल। क्या बोलेंगे? जलमंडल। और जो पृथ्वी होती है उसको स्थलमंडल कहते हैं, और जो वायु वाला भाग होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। और जब तीनों को जहाँ पे एक साथ मिलते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और ये वाला भाग जो बीच वाला सबसे आता है, उसको बोलते हैं जीवमंडल। क्या बोलेंगे? जीवमंडल। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? स्मॉल डी कैपिटल भी होता है, इसको हम डेसिबल कहते हैं, डेसिबल। अगला प्रश्न है, कोविड-19 किससे होने वाली बीमारी है? तो कोविड-19 की बात करते हैं तो एक वायरस जनित रोग होता है और ये वायरस से होता है। वायु प्रदूषित करने वाले कोई एक गैस का नाम लिखिए। तो वायु प्रदूषित करने वाले बहुत सी गैसें हैं, उस पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, CO, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इस प्रकार से CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ये सब आपके क्या है? वायु को प्रदूषित करने वाले गैस हैं, एक ही नाम लिखना था, आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं।
अगला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के लघुत्तरीय उत्तर दीजिए। इसके उत्तर आपको लगभग 35 शब्दों में देने होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, वनों का संख्या कम होने का क्या कारण है। तो आपको पता है जनसंख्या वृद्धि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा, जिससे हमें वनों को काटने की आवश्यकता पड़ेगी। इमारती लकड़ियों के लिए हमें वनों के काटने की आवश्यकता पड़ेगी। खेती करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी। इस सब का क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसका कारण क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे पॉपुलेशन को कम करना है, इसको ध्यान में रख करके ही हम वनों की संख्या को कम कर सकते हैं। अगर वनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल का आपके जीवन में क्या महत्व है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल ही जीवन है। तो जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आपको पता है इसके बिना जीवन ही संभव नहीं होता है। सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। सौर ऊर्जा की बात करते हैं क्योंकि हमको पता है प्राकृतिक जो गैसें हैं, प्राकृतिक जो ऊर्जा है वो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग किस पे उपयोगी रहेंगे कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सौर ऊर्जा पे, क्योंकि हमको पता है सौर ऊर्जा से हम जितनी भी अपनी आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से कोई आपको पता है सूर्य का प्रकाश से ही हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पेड़ पौधों को भोजन पकाने के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही करते हैं। इसलिए जो सौर ऊर्जा है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, हमारे लिए नहीं पूरे जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, जैव गैस से आप क्या समझते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया है, मीठे जल के स्रोतों की सूची बनाइए। मीठे जल आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपको पता है नदियों से, तालाबों से, बर्फ़ या ग्लेशियर से, झील से, इस सब से आपको मीठा जल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का दीर्घ उत्तर दीजिए। अधिकतम 75 शब्दों में लिखने होंगे। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। किसी एक प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। वैसे जानते हैं प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार की होती है, एक तो आपका मानव निर्मित होता है, एक क्या होता है प्राकृतिक होता है। तो मानव निर्मित को हम बोलते हैं कृत्रिम, और प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक में आपका हो जाएगा भूस्खलन हो जाएगा, लैंडस्लाइड इसको कहते हैं, भूमि अपने स्थान से क्या होती है खिसक जाती है। दूसरा है भूकंप का आना। तीसरा हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। और चौथा हो जाएगा आपका सुनामी, आंधी तूफान, सर्पदंश, बिजली का गिरना, आकाशीय बिजली का गिरना, ये सब क्या हो जाएंगे, सभी आपके प्राकृतिक आपदा हो जाएंगे। किसी प्राकृतिक आपदा का वर्णन करना है, मान लीजिए भूकंप आ गया, या बाढ़ के बारे में आप कर सकते हैं। बाढ़ अगर देखे होंगे तो बाढ़ के बारे में कर सकते हैं। सूखा पड़ जाता है, सूखा के बारे में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें हमको उस समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में अपने मन से लिख सकते हैं जब भी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो। या भूकंप, अगर आपके बारे में भूकंप के बारे में जानते हैं तो इस प्रकार से आप इसको किसी एक प्राकृतिक आपदा के वर्णन करना है और उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिख देने हैं। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है। तो मृदा प्रदूषण का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि आपको जो पेस्टिसाइड आप लोग यूज़ करते हैं, यानी कि इसको आप कीटनाशक कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है मृदा प्रदूषण के लिए। क्योंकि जब भी आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो किसका निकल करके पानी के साथ घुल करके जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है, मिट्टी में जाता है, जिससे कुछ उपजाऊ जो कुछ इम्पोर्टेंस जो जीव जंतु होते हैं, जैसे केचुआ है जो किसानों का मित्र कहलाता है, वो उनकी संख्या कम हो जाती है, वो मर जाते हैं। अब वो अगर मर जाएंगे तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं पृथ्वी के अंदर जाके पोर बनाते हैं, यानी पोर्स यानी कि छिद्र बनाते हैं। छिद्र से क्या होता है कि वो नीचे की उपजाऊ मिट्टी को ऊपर लेकर के आते हैं और हवा को आने जाने का वहाँ पे अच्छा मार्ग मिलता है, साथ साथ पानी भी अच्छे तरीके से सोखता है। जब भी आपके अंदर मिट्टी में हल्के हल्के छोटे छोटे छिद्र रहेंगे तो पानी आसानी से अंदर तक चला जाता है और काफ़ी दिनों तक फसलों को देता रहता है। जल्दी पानी ज़्यादा सूखेगा और फसलों को फिर से वहाँ पे रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये पेस्टिसाइड्स का यूज सबसे पहले कम कर दीजिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो आपका शुद्ध देसी खाद होता है, गोबर खाद होती है, गोबर की खाद होती है, उसका उपयोग करिए। आप उर्वरक का ज़्यादा उपयोग न करिए। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसके जो कल कारखानों से पानी निकलने वाला होता है उसका आप सही से शुद्धिकरण करके ही उसका आपको नदियों या तालाबों में छोड़ना होगा।
ये आपका एक नियम लाना होगा जिससे कि वहाँ की मिट्टी या जो पानी है वो ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से मृदा प्रदूषण से आप बच सकते हैं। कई कारण होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं हम जानवरों को ऐसे खुले में फेंक देते हैं मरने के बाद, वो भी क्या होती है, उससे भी क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। हमारी जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, वो भी जाती है मृदा में, क्योंकि आपको पता है पॉलीथीन गलती नहीं है। जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो सब डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, वो लोग अपघटित नहीं होती हैं। इससे भी मृदा क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मृदा प्रदूषण को बचा सकते हैं। तो कारण यहाँ पे पूछा था, कारण के बारे में लिखना था। फिलहाल आप अगर बताएंगे, ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं किस प्रकार से मृदा प्रदूषण से बचा जा सकता है। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे। अगर आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।